ब्रेकिंग न्यूज तब आती है जब जेम्स स्ट्रैडर को रूटीन पुलिस चेकिंग के दौरान यूटा शहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार उनका सस्पेक्ट हिरासत में। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। जेम्स स्ट्रैडर को कल रात रिचफील्ड में रोका गया था। आपने अभी गैस भरी ना? नहीं तो। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब उसने गैस स्टेशन पर पेट्रोल का भुगतान नहीं किया। मैं यहाँ से पंप देख सकती हूँ और वहाँ सिर्फ उसकी ही गाड़ी थी। वो बस भाग गया। वो पुलिस को फोन करती है और कुछ मिनट बाद स्ट्रैडर रिचफील्ड के इस सर्विस स्टेशन पर आया। रिचफील्ड पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। डिटेक्टिव लैंडर, जो इस पल का इंतजार कर रहा था, खुद स्ट्रैडर से मिलने के लिए वहां पहुंचा। मैं शेरिफ ऑफिस के डिटेक्टिव्स के साथ गया और स्ट्रैडर से बात की और उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। डिटेक्टिव ने पहले भी स्ट्रैडर को कहते सुना था कि एली की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो बस स्ट्रैडर का डीएनए चाहता था। लैंगर ने फौरन उसके सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया और उसका रिपोर्ट दिल तोड़ देने वाला था। जेम्स स्ट्रैडर एली का हत्यारा नहीं है। ये वो नहीं था। हम तो हैरान रह गए। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। सबको लगा था कि वही है। खैर, मैंने सोचा कि मैं फिर कभी इतना ऊंचा या इतना नीचे नहीं गिरूंगा। जिसे ढूंढने के लिए आप जी जान लगा देते हैं। जब आप उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो बहुत बुरा महसूस होता है। रॉजर पूरी जांच के दौरान बेहद डरा हुआ था कि अब उसका केस ठंडा पड़ जाएगा। मैंने ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनके साथ भयानक हादसे हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनों को खोया था। उनके केस का कुछ नहीं हो पाया। यह सुनकर मेरा तो दिल टूट जाता है। मेरा दिल पहले से ही टूटा हुआ था। आप ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ना चाहेंगे। हत्या की जांच में समय ही दुश्मन है। अध्ययन बताते हैं कि अगर कोई हत्या का मामला 6 महीने से ज्यादा अनसुलझा रहता है तो इसके सुलझने की संभावना लगभग 50% कम हो जाती है। दिन के साथ संभावनाएं तेजी से बढ़ती जाती हैं, जिससे अनगिनत परिवार अंधेरे में रह जाते हैं, न्याय के लिए बेताब, बिल्कुल दुनिया भर के सैकड़ों और हजारों अनसुलझे हत्या के मामलों की तरह। यह 18 जून 2003 है। अपनी बेटी की हत्या के ठीक 1 साल बाद रॉजर उम्मीद न खोने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन नए लीड्स की संख्या कम होती जा रही है। साफ पता चल रहा है कि जनता एली के केस को धीरे धीरे भूलती जा रही है। मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी मेरी नजर एक बिलबोर्ड पर गई। दिन भर में न जाने कितनी नजरें इन बिलबोर्ड पर जाती होंगी। मैंने सोचा, अच्छा क्यों नहीं, हम बिलबोर्ड पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुझसे आकर कह रहा है, मैं चाहता हूं कि बिलबोर्ड के जरिए मैं अपनी बेटी के हत्यारे का पता लगाऊं। ये एक बहुत ही अलग किस्म का आइडिया था। उन दिनों ऐसा नहीं होता था। मुझे नहीं लगता था कि यह आइडिया काम करेगा, लेकिन कई मामलों में उन्हें देखकर बिलबोर्ड के पास से गुजरते हुए कुछ लोग फोन करके कहते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें पता है ये कौन है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मुझे याद है कि हाईवे पर उन बिलबोर्डों को देखकर बहुत दुख हो रहा था और ये जानकर कि वो अभी भी बाहर था, लेकिन सभी को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो इसे देखेगा ही और दिमाग पर जोर लगाकर सोचेगा कि शायद कुछ देखा था। जैसे ही बिलबोर्ड लगाया गया, लीड्स फिर से आने लगे, इस बार पहले से भी तेज। पुलिस को वो टिप मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने फोन पर टेड हूवर नाम के एक आदमी के बारे में बताया, जो न केवल उस स्केच से मेल खाता है और एक पुराना बुरा पिकअप ट्रक चलाता है, बल्कि एक पूल कंपनी का भी मालिक है। कॉल करने वालों में से एक ने पुलिस को हूवर का पता दिया। मैं घर गया और दरवाजा खटखटाया। ड्राइववे में एक मरून फोर्ड पिकअप ट्रक खड़ी थी। मिस्टर हूवर ने दरवाजा खोला। जब उससे पूछा गया कि वो एली की हत्या के दिन क्या कर रहा था तो वो कुछ बता नहीं सका। इसी वजह से मैंने उससे पूछा कि क्या वो हमें कुछ डीएनए देने को तैयार होगा, लेकिन हूवर हिचकिचाता है। वो डिटेक्टिव्स को बताता है कि डीएनए सैंपल देने से पहले उसे अपने वकील से बात करनी होगी। जाहिर है, जब भी कोई आपको डीएनए देने से मना करता है तो उस पर आपका शक बढ़ जाता है। शुरुआत में हूवर भी बाकियों की तरह सिर्फ एक लीड था, लेकिन उसके वकील के फोन का इंतजार करते हुए पुलिस को पता चलता है कि उनका संदिग्ध राज्य छोड़कर भाग गया है। हमने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में टेड हूवर को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो देश में कहीं भी किसी डेटाबेस में नहीं था। हम उसे ढूंढ नहीं सके। जांचकर्ताओं को हूवर की एक संभावित गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जो हाल ही में कनेक्टिकट चली गई है। स्थानीय पोस्ट ऑफिस वालों ने उन्हें बताया कि बेंजामिन एप्पलबी नाम का एक आदमी उसके पते पर रह रहा है। ऐसा लगता है कि उनके सस्पेक्ट ने अपना नाम बदल लिया है। वे कनेक्टिकट के अधिकारियों को फोन करते हैं और बेंजामिन एप्पलबी को निगरानी में रखने को कहते हैं। उन्होंने वापस फ़ोन किया और कहा कि टेडी हूवर नाम है और हमने उसकी जांच की।
हमारे पास कनेक्टिकट में टेडी हूवर के नाम पर अश्लील प्रदर्शन के कुछ वारंट हैं जो कई साल पुराने हैं। लगता है कि ये वही टेडी हूवर है जिसकी आपको तलाश है। कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने अश्लील प्रदर्शन के वारंट पर गिरफ्तारी के लिए सहमति दी। कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने एप्पलबी को लिचफील्ड काउंटी के ग्रामीण इलाके में स्थित इस छोटे से घर से गिरफ्तार किया। नाबालिग को चोट पहुंचाने, अव्यवस्था फैलाने और सार्वजनिक अश्लीलता के लिए इसकी तलाश है। एप्पलबी को पूछताछ के लिए स्टेट पुलिस बैरक ले जाया गया। 8 नवंबर 2004 एली कैम्प की हत्या के करीब 2 साल बाद आखिरकार जासूसों ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। उन्हें यकीन है कि उनके पास सही आदमी है, लेकिन डीएनए सैंपल के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। मिस्टर एप्पलबी कनेक्टिकट के जासूस को डीएनए नहीं देना चाहते थे और उन्होंने कहा, क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूं? अगर मैं सहमति न दूं तो उन्होंने कहा, हम किसी न किसी तरह से ले लेंगे। आखिरकार उसने सहमति दी और उन्होंने उसका डीएनए लिया। लेकिन जांचकर्ता डीएनए सैंपल के रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करने वाले। वो एक कबूलनामा चाहते हैं। बेंजामिन एप्पलबी पूछताछ कक्ष में जाता है जहां कैंसास स्टेट पुलिस के जासूस उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उसे डराने के लिए एक प्लान बनाया है। हमने दीवार के आकार का एक पोस्टर लिया और हमने उसकी तस्वीर बीच में रखी। हमने उसकी तस्वीर के चारों ओर तीरों से तस्वीर की ओर इशारा करते वो सब कुछ डाला जो हम सोच सकते थे। हम उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमारी जांच का केंद्र क्यों है। वे उसे हमारे पास लाए। वो हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। वो लिंक चार्ट को देखता रहा जिसमें बीच में उसकी तस्वीर थी। उसने कहा, पता है, मैंने आपसे थोड़ा झूठ बोला था। और हमने कहा, सच में? किस बारे में? मैं उस पूल में था, मुझे अभी याद आया। और उनका ये प्लान काम कर गया। क्या आप हमें बता सकते हैं, अगर आपको याद है, उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? मैं वहां गया था, पूल पे गया था। मैं बिजनेस के सिलसिले में पूल को देखने के लिए गया था। 18 जून 2002 को टेड हूवर, जिसे बेंजामिन एप्पलबी के नाम से भी जाना जाता है, लीवुड लोकल पूल की पार्किंग में गाड़ी से आया। उसने एली कैम्प को दूर से देखा था और उसे पटाना चाहता था। उसे यकीन था कि वो सस्पेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो पूल कंपनी की वर्दी में था। जैसे ही एली पंप रूम में गई, हूवर ने अपनी चाल चली। मैंने उसे पटाने की कोशिश की, इधर उधर की बातें की। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं थी और मैं उसका रास्ता रोक रहा था। एली को उस पर शक होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। और तभी वो उसे पकड़ लेता है। मैं उसके करीब आया, मैंने उसे छुआ, हल्के से छुआ, मतलब यूं ही बस उसके कंधे और कमर पर। उसने मुझे पीछे धकेला और मुझे मुक्का मारा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके साथ सेक्स करने के इरादे से उसके कपड़े उतारे। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कितनी बार मारा। मैंने उसे चेहरे पर बहुत मारा। पूछताछ के 10 मिनट के अंदर ही उसने ऐसा बोला और मेरे साथी जॉन डिक्की ने कहा, तुमने उसे मार डाला है ना? और उसने कहा, हाँ, मैंने किया। आपने कहा कि उसका गला घुटा गया था। मैंने इसका गला घुटा था। मुझे नहीं पता कि मैंने उसका गला किससे घुटा, और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। एली के बेहोश होने के बाद उसने एली को वहां पड़े एक नीले तिरपाल से ढक दिया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ गया। मैंने उसे ढक दिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे उस हालत में देखे। मुझे नहीं लगता वो मरी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास उसका कबूलनामा है और सारी जानकारी सुनकर मैं समझ गया था कि असली गुनहगार मिल गया है। उसने उसे इसलिए मार डाला ताकि कोई गवाह न रहे और उसे जेल न जाना पड़े। नवंबर 2005 में टेड हूवर पर एली कैम्प के रेप और फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुकदमा चला और 5 दिसंबर को महज 2 घंटे की बहस के बाद फैसला आ गया। कैपिटल मर्डर के पहले आरोप में हम जूरी के सदस्य आरोपी को दोषी पाते हैं। बेंजामिन एप्पलबी दोषी है। वे शब्द जिनका एली कैम्प के दोस्त और परिवार इंतजार कर रहे थे जब से उस लड़की के पिता ने उसे पीट कर और गला दबाकर मारा हुआ पाया था उस पूल में जहां वो 2002 की गर्मियों में काम करती थी। आखिर हमें न्याय मिला। वो हमेशा जेल में सड़े, कभी भी बाहर ना आने पाए। बेंजामिन एप्पलबी उर्फ टेड हूवर को 2054 तक बिना पैरोल के 50 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि इससे उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। रॉजर कैम्प आखिरकार अपनी प्यारी एली को शांति से विदा कर सकते हैं। रॉजर एक बेहतरीन पिता थे। रॉजर के बिना हम शायद इस केस को कभी हल नहीं कर पाते। सच में रॉजर ने कभी हार नहीं मानी।
वो हर पिता के लिए एक प्रवक्ता बन गए। मैं और मेरी पत्नी नहीं चाहते कि कभी भी किसी और छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो। हम लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लास करना चाहते थे। हम इसे टेक डिफेंस कहते हैं। एली कैंप एजुकेशनल फाउंडेशन। हमारी पहली क्लास लीवुड सिटी हॉल के बेसमेंट में हुई। उसमें 12 लोग थे। अब तक हमारी क्लासेस में 68,000 लोग आ चुके हैं और कई महिलाओं ने हमसे संपर्क करके कहा है, आपके प्रोग्राम ने मेरी जान बचाई है। अगर हम 1 लाख लोगों को ट्रेन करते हैं और उनमें से अगर एक की भी जान बचा पाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम सफल हुआ। रॉजर कैंप ने कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी बिलबोर्ड अभियान भी चलाया है जिसमें वांछित अपराधियों के चेहरे दिखाए जाते हैं। इससे उन केसेस में नई उम्मीद जगी है जो कभी हल नहीं हुए और उन भूले गए पीड़ितों के परिवारों को सहारा मिला है। मैंने रॉजर कैंप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और एक समारोह में उनका सम्मान किया। औलाद खोना सबसे बड़ा दुख है और रॉजर कैंप से उनकी बेटी को कम उम्र में ही छीन लिया गया। इस गम के बावजूद भी रॉजर ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश की। उनकी फाउंडेशन ने हर उम्र की महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और अपराधियों के चेहरे लगाने के उनके बिलबोर्ड अभियान से कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एली के हत्यारे की सजा भी शामिल है। अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका रॉजर कैंप का सम्मान करता है। हम चाहते थे कि एली दुनिया में कुछ बदलाव लाए, पर इस तरह नहीं। खैर, मुझे उस पर गर्व है। उम्मीद है वो हमारे काम को पसंद करेगी और हम पर गर्व करेगी। जानता हूँ वो हम पर गर्व करती है। वे एली को नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने कई महिलाओं को बचाया है और यही एली की विरासत है।